दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और ज्ञान बिंदु का हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, जिसमें अभी तक हम लोग 18 तक देख लिए हैं लोग। ये 19वां टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। देखिए कि इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। ये पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि ए बराबर दिया गया है 2 और 3 दिया गया है, बी बराबर दिया गया है -1 और 2 दिया गया है, और सी बराबर 2 -1 दिया गया है, तो त्रिभुज ABC के शेष हैं, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्षेत्रफल बराबर जानते ही हैं, इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है, तो देख लीजिए, इस पर आधारित है। और देखिएगा कि इसका क्षेत्रफल आपका जब निकालिएगा तो 6 आएगा इकाई अंक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बना दिया गया है, आप देख लीजिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा का नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग था। वेगनर ने इस बृहत महाद्वीप को डैश नाम दिया था। तो देखिए कि पेंजिया बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 1912 में वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया, और इसके अनुसार बताया कि जो पूरा विश्व में देखते हैं कि 7 महाद्वीप है, ये कभी एक समय एक ही था। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, धीरे धीरे देखिए कि सभी प्लेट टूट टूट के अलग हुआ और 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ, बहुत सारा द्वीप भी बना। तो पेंजिया के चारों तरफ देखिए कि विस्तृत जलीय भाग था, और इसे पैंथाशाला के नाम से जाना जाता है, जल ही जल। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिए कि पेंजिया के मध्य में एक उथला और संकीर्ण महासागरीय था, जिसे तेथिस सागर के नाम से जाना गया है। कार्बोफेरिक युग से पहले तक सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में ही थे। वेगनर जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे, और 1967 ईस्वी में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचार को समन्वयित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए कैलेडस टर्टल के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। और थोड़ा सा अगर भारत की बात किया जाए तो देखिए कि भारत को माना जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये जम्बू द्वीप का भाग था एक समय। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस द्वीप का भाग था। तो ये कहानियों में एक प्रचलित होकर निकला है। भारत का और भी नाम आप जानते ही हैं, आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, भारत है, इंडिया है। तो ये सब तो नाम पहले से भी आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा का नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है। देखिए कि रेमे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन इसका देन है? तो रेमे मैकडोनाल्ड का देन है। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा और भी विस्तार से देखा जाए। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा की, और ऐसा कट कैसे रहा है, चलिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सांप्रदायिकता के प्रश्न पर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। देखिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, एक आपका 1930 में होता है, और दूसरा का 1931 में होता है, और तीसरा का आपका 1932 में होगा। तो देखिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं, इसी पे सांप्रदायिक पंचायत पे ये जमता नहीं है। और देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप BR अम्बेडकर ने दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने का समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। और देखिए कि 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट नाम से एक समझौता होता है, तो ये याद रखिएगा। पूना पैक्ट के द्वारा हिंदू दलितों को बांटने का ब्रिटिश सरकार के प्रयास को असफल कर दिया गया, और दलितों को केंद्रीय विधायिका मंडल में 11% के स्थान पर 18% सीट देने का प्रावधान किया गया। राज्य के विधानसभा में 21 सीटों का स्थान पर 147 सीटें देने का प्रावधान किया गया, और अन्य स्रोत में कहीं कहीं पर 148 भी मिलता है। देखिए कि महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया, और इसका नाम हरिजन रखने का प्रमुख कारण था कि हरि का जनन, यानी कि हरि का पुत्र। तो ये थोड़ा सा आपका महात्मा गांधी और इससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है, तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में इसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। देखिए जब हम लोग पानी चढ़ाते हैं लोग बीकर पे, ये तो एक समय ऐसा आता है कि भाप बनने लगता है और बुलबुला उसमें से फेंकने लगता है, तो वही उसे बोला जाता है क्वथनांक। तो उसे क्वथनांक पॉइंट बोला जाता है जिस पॉइंट पे उबलना स्टार्ट होता है।
तो देखिए इसका राइट आंसर आपका आपका T1 - T2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है और इसी को यहाँ पे समझाया गया है। तो थोड़ा सा दिखा जाए अच्छा से तरीका से। विलायक में अवापसीशील यानी नॉन वोलेटाइल विलयन मिलाने पर इसका वाष्प से दाब कम हो जाता है, जिससे विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुए इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। तो देखिए क्वथनांक उन्नयन का मतलब हो गया कि क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि का मतलब हो गया कि पहले 100 डिग्री पर अगर वो उबल रहा था तो अब 100 डिग्री से ज़्यादा पे उबलेगा। क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है थीटा V2 बराबर थीटा, देखिएगा T1 - T0 हो जाएगा। T1 विलायक का क्वथनांक है और T देखिएगा T0 विलायक का क्वथनांक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन का समीकरण दिया गया है, तो समीकरण आप देख लीजिए। द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर एक एटीएम या 76 सेंटीमीटर या 760 दाब के बराबर होता है। दाब का क्वथनांक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक दिया गया है और उसे सिद्ध करना है। तो देखिएगा Q - R और x² प्लस R - P x प्लस P - Q बराबर 0 के मूल है। तो इसका मूल देखिएगा कि आपका राइट आंसर डी आ जाएगा। तो ये निकल के आएगा अगर इसे सिद्ध किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है और यहाँ पे देखिए कि सिद्ध किया गया है बहुत आसानी तरीका से। तो आप आसानी से इसे देख लीजिए और बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगर इसका शॉर्ट कोई फार्मूला रहता तो हम ज़रूर बताते, शॉर्ट फार्मूला इसका नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से है। तो इसे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जानने से पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझा जाए। तो देखिए कि ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। जो अपने गति के कारण ऊर्जा प्राप्त कर ले उसे गतिज ऊर्जा बोला जाता है, और जो अपने स्थिरता के कारण प्राप्त कर ले उसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए बड़ा बड़ा डैम बनाया जाता है तो उस डैम में पानी स्थिर रहता है और उसके कारण वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाएगा। उसके बाद देखिए कि घड़ी वाला जो चाबी रहता है तो हम लोग चाबी देते हैं, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का ही परिणाम होता है। गतिज ऊर्जा का परिणाम क्या देख सकते हैं, तो देखिएगा कि जो गाड़ी चल रहा है तो उसके कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो वो सब गतिज ऊर्जा में आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा इसमें पंखा लगा के पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, तो वो सब गतिज ऊर्जा में आएगा। तो ये सब थोड़ा सा उदाहरण हो गया। अब इसके बारे में आंसर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है U/25 और U/5 और U इंटू 5 इंटू U दिया गया है। यहाँ पे 25 इंटू U दिया गया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान U है। यदि 3 से 7 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसका स्थिति ऊर्जा का मान 25 U है। स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित करने पर देखिए कि स्थिति ऊर्जा या यहाँ पे मान दिया गया है 1/2 और की x² हो जाएगा। और इसी पे रख के ये फार्मूला पे रख के बनाया गया है, देखिएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर 25 आया। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो ये देखिए कि उपन्यास है, ये एक प्रसिद्ध कवि अज्ञेय का उपन्यास है। सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्याय अज्ञेय की अन्य रचनाएं देखिएगा। ये आपका शेखर एक जीवनी भाग 2 1944 में है। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी और यात्रा वृत्तांत में देखिए कि अरे यार रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। और निबंध देखिए कि सब रंग त्रिपुष लिखी कागज कोरे। और देखिए संपादित ग्रंथ है तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कि इसमें सत्य कथन चुनना है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। तो ये आप याद रखेगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए डिटेल में, अगर ठीक से नहीं दिया गया होगा तो हम समझाएंगे। इसमें लग रहा है कि समझा दिया गया है। तो देखिए अदिश राशि के संबंध में यह कथन सत्य है कि अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष विन्यास पर आश्रित नहीं होता है। कथन एक में दिया है अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव संरक्षित रहती है, ये गलत है। अच्छा ये तो आपका कथन ही समझा रहा है, क्योंकि अप्रत्याशित संगठन में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। तो थोड़ा सा हम आपको खुद समझा देते हैं, इसमें समझाया नहीं गया है, जो विकल्प है उसी को इसमें समझा दिया गया है। देखिए कि वह भौतिक राशि जिसका परिणाम और मात्रक
होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है, जैसे दूरी हो, समय हो, दाब हो, तापमान हो। और वह भौतिक राशि जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो उसमें देखिएगा कि जब परिणाम और दिशा दोनों रहता है तो उसे सदिश राशि कहा जाता है, जैसे बल आघूर्ण, बल और संवेग और वेग। थोड़ा सा हम आपको बल के बारे में बताएं तो ये थोड़ा सा उदाहरण देखिएगा। ये जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है और इस दीवार पे आप ये इधर से ढकेल रहे हैं, तो जब आप ढकेलिएगा इधर से, तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश से आप नहीं ढकेल पा रहे हैं, तो उसे माना जाएगा कि कार्य आप कितना किए हैं, 0 किए हैं। लेकिन जब आप इसे ढकेल दीजिएगा तो कार्य निकाला जा सकता है कि कार्य कितना किए हैं। तो यहाँ से जब तक विस्थापित नहीं होगा तो तब तक ये कार्य नहीं होगा। और विस्थापित किधर भी होगा तो इधर से आप ढकेल रहे हैं तो इधर ही होगा। तो एक इसका क्या मेरा कि एक दिशा भी है और परिमाप भी है, तो ये दोनों इसमें है। तो देखिएगा कि जिसमें दिशा और परिमाप दोनों हो तो उसे सदिश राशि बोला जाता है, और जिसमें सिर्फ परिमाप हो तो उसे अदिश राशि बोला जाता है। और परिमाप और मात्रक दोनों हो सकता है तो अदिश राशि हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। तो देखिएगा कि ओसाका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ब्रिटेन का प्रसिद्ध सूती वस्त्र है। और देखिए कि यहीं पे सबसे पहली बार सूती वस्त्र के कारखाना स्थापित किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और भारत का प्राचीन सूती वस्त्र उद्योग है, तो ये आप याद रखिएगा। भारत में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अली मर्दान को किया। थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा जाए तो ये गुलाम वंश का ही है और गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखिएगा कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल क्षेत्र में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। और देखिए कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। और इसके बारे में और देखा जाए, इल्तुतमिश के समय अली मर्दान की हत्या कर गयासुद्दीन शेर खां के नाम से बंगाल के स्वतंत्र शासक बन गया था। इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद ने गयासुद्दीन को पराजित कर पुनः बंगाल पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बंगाल का प्रशासक बनाया था। केकुबाद के बाद क्यूमस शासक बना, जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। देखिए कि गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश करता है। और इल्तुतमिश देखिए कि मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है और दामाद भी रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो देखिए कि नाभिकीय संलयन का कौन सा अभिलक्षण नहीं है, तो आपका ए सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों और हाइड्रोजन बम में होता है, तो ये सही है। इसके लिए क्रांतिकीय द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। यह कम ताप पर होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कम ताप में नहीं, बहुत ज़्यादा ताप इसको चाहिए। देखिए नाभिकीय संलयन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और देखिए कि इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा का काम करता है, तो ये आप देखिए कि यहाँ पे दिया गया है जो इक्वेशन, तो ये आपको समझ में आ जाता है। इसमें ऊर्जा का काम हाइड्रोजन कर रहा है। यह अभिक्रिया ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है, जब दो छोटे छोटे नाभिकों को एक दूसरे के निकट लाते हैं और नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण तापमान अधिक होने पर वह प्रतिकर्षण बल को न्यूनतम कर देता है तथा संलयन में सहायता करता है। दो परमाणु से मिलकर या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक परमाणु बनता है नाभिकीय संलयन में। और नाभिकीय विखंडन में देखिए कि एक परमाणु के टूट के बहुत सारा परमाणु बनता है। और देखिए कि संलयन के लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। हेंसे वेथे ने सर्वप्रथम यह बताया कि सूर्य और तारों के ऊर्जा का अनियंत्रित नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ही होता है और इसीलिए उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण पहली बार 1992 में एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जब धीमी गति का न्यूट्रॉन भारी या अस्थायी नाभिक पर आघात करता है तो वो दो भागों में टूट जाता है। 3 न्यूट्रॉन तथा उसमें उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए कि यहाँ पे इक्वेशन आपको दिखा दिया गया है, तो एक बार आप देख लीजिए। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन एवं परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, तो ये याद रखेगा। परमाणु बम का बात किया जाए तो सबसे पहले नागासाकी और जापान में गिराया गया था। और देखिए कि उसमें लिटिल बॉय और एक फैट मैन के नाम से 2 गिराया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण कर
अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा। चित्तौड़ स्थान का पुनः नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और डिटेल में यहाँ पे देखा जाए तो देखिए चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिलज खां के नाम पर खिजाबाद रखा, और चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे। देखिए इस पर एक पिक्चर भी बना है, पद्मावत। राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मावती थी, और इसकी चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत में किया गया है, जो अवधी भाषा में है। रणथंभौर के शासक हमीर देव को 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय उसके सेनापति मलिक कफूर को जाता है। देखिए कि मलिक कफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसके द्वारा 1000 दिनार देके और खरीदा गया था मलिक कफूर, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे, तो इसका राइट आंसर आपका दिखेगा बी हो जाएगा, 7 चयनित किया गया था। मेंडल ने विभिन्न प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों का चुनाव किया था। ये 7 जोड़ी गुण कौन था, तो देखिए एक बीज की आकृति, बीज का पत्र का रंग, बीज का रंग और फली की आकृति, फली का रंग और पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई, ये आपका 7 हो गया। आधुनिक अनुवांशिक का जनक ग्रेंडर जॉन मेंडल को माना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। मेंडल द्वारा 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया, और इस 3 नियम को बोला जाता है, देखिएगा कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयव का नियम। जीवों के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप्स कहते हैं, जीवों के जीन पर आधारित लक्षणों को जीनोटाइप कहा जाता है। मेंडल के एक संक्रमणीय क्रॉस में देखिएगा कि F2 पीढ़ी का फिनोटाइप 1:3 है, और F2 पीढ़ी का जीनोटाइप ये 1:2:1 हो जाएगा। मेंडल की द्विसंकरी क्रॉस देखिएगा कि F2 पीढ़ी का फिनोटाइप 9:3:3:1 हो जाएगा, और F2 पीढ़ी का जीनोटाइप देखिएगा कि 1:2:1, 2:2, 2:4 और 2:1, 2:2 और 1 हो जाएगा। तो ये अब थोड़ा सा याद रखिएगा, इतना तो जरूर ये याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है पिछले साल, तो इस साल भी पूछने का ज़्यादा चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज और केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो इसे पढ़िए और एक बार पढ़ के उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर बताना है। तो देखिए जाए, एक बार पढ़ा जाए, और देखिए आई विल गिव यू ए talisman whenever you in the doubt or when the self become too much with you apply the following test। तो ये आप थोड़ा सा देखिए, recall the face of the poorest and the weakest man। देखिए कि whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate in the going to be any use to him, will he the gain anything by its, will it the restores him a control over his own life and destroy any। देखिए इन ओवर वर्ड्स will it the lead to स्वराज for the hungry and the spiritually starving millions। देखिए they you will find your doubt and your सेल्फ मेल्ट वे। तो यहाँ पे ये तो आपका पैराग्राफ दिया गया है, और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल चॉइस। तो देखिए तलिस्मैन इज नॉट ए थिंग दैट द ब्रिंग गुड लक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये मैथ का क्वेश्चन है। एक्स देखिए रूट अंडर x/3 और प्लस 2 और x स्क्वायर दिया गया है और पावर में 5 दिया गया है कि प्रसार में x के स्वतंत्र पद क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया गया है, x प्लस n का ये का मतलब होता है गुना, तो इतना ये फार्मूला है और इस पर ही बनाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका 10:9 आ जाएगा। यहाँ पे आपका बना भी दिया गया है, तो ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, सी बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, तो कौन सा सही है। तो देखिए कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ये आपका सही है, बाकी सभी ये तीनों गलत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है।
अन्य तीनों कथन असत्य है। देखिए बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति की सभापति सहित 17 सदस्य होता है लोग। 17 सदस्यों में से 13 विधानसभा द्वारा उसके सदस्यों के अनुपातिक प्रतिनिधि सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 4 सदस्य बिहार विधान परिषद द्वारा नामित निर्दिष्ट किए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से सभापति नियुक्त करता है और सरकार का कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। समिति का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए या नई राजनीति के गठन के पूर्व तक रहता है। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन बिलो बाय द चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसे एक बार पढ़ लीजिए। आफ्टरनून समर इज द फीडिंग, द लीव्स फॉल इन द वंस एंड द टूज, और फ्रॉम द ट्रीज बॉर्डरिंग द न्यू रिएक्शन ग्राउंड इन द हॉल्स ऑफ द आफ्टरनून। देखिए कि यंग मदर असेंबल एट द स्विंग एंड द सैंडेड पिट, सेटिंग फ्री देयर द चिल्ड्रन बिहाइंड द इंटरवल। और देखिए ये बड़ा है, सेंड हस्बैंड इन द स्किल ट्रेड्स एनी टेस्टी स्टेट फुल ऑफ द वॉशिंग एंड द एल्बम। देखिए कि लेटर आवर वेडिंग लाइंग नियर द टेलीविजन बिफोर दैम द विंड इज रनिंग द कॉटिंग प्लेस दैट आर स्टिल कॉटिंग प्लेस। देखिए कि इसमें दिया गया है बट लवर आर ऑल इन द स्कूल एंड देयर चिल्ड्रेन सो इंटेंटेड ऑन द फीडिंग और मोर अनरिपेड क्रॉस। देखिए एक्सपेक्टेड टू द टेकन होम और समथिंग इज द पनिशिंग देम थ्रू द साइड ऑफ द देयर ऑन लिप्स। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पोएम पिक आउट द वन डेट इज द ट्रू विद द रिफरेंस और टू पोएम। तो पोएम के बारे में सबसे अच्छा तरीका से कौन बता रहा है, यही आपको बताना है। तो देखिए कि कौन बता रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यंग मदर इंजॉय द लिव्स इमीडिएटली। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर। देखिए कि भी मतलब विभवांतर होता है, विभवांतर दिया गया है, विभवांतर बराबर 50 ± 2.5 वोल्ट दिया गया है तथा उसमें से प्रवाहित धारा को आई से डिनोट किया जाता है। 10 ± 0.1 एम्पियर है। तो चालक के प्रतिरोध में आर में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया है और यहाँ पे बनाया दिया गया है। तो इससे आप आसानी से पढ़िए और एक एक चीज़ और उसके बाद बनाइए। ऐसा क्वेश्चन ही पूछ रहा है बिहार पुलिस में, तो इस सब पे क्वेश्चन पे अच्छा तरीके से ध्यान दीजिए। इसका मास्टर वीडियो तुरंत आने वाला है, एग्जाम के पहले आएगा, जिसमें 300-400 क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही रहेगा और चैप्टर वाइज रहेगा ताकि अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए जो नए स्टूडेंट है उसको भी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा डिफाइन करने में। ये जो दिया गया है इस पर आप समझ नहीं पाइएगा, टोटल चीज़ समझाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये तो 9 बार अभी तक बन चुके हैं और देखिए प्रथम बार 2000 ईस्वी में बने थे। तो सबसे ज़्यादा शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री यही हैं और जदयू के हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक WM आवृत्ति के प्रेषण संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पे आधारित किया जाता है। आयाम मंडलित तरंग की आवृत्ति होती है या होगी, तो ये आप देखिए कि ऑप्शन नंबर बी सही है, WC हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए रेखा y बराबर 2x प्लस के परावर्तीय y स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर ए सही है, के बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे बनाया गया है और विस्तार में समझाया गया है, तो इसे आप समझिए और बनाइए। हम इसका मास्टर वीडियो लेके आएंगे तो वहाँ पे एक एक चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपका इसके बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड जाने के बाद बहुत समय लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप इसे देख लीजिए। जो स्टूडेंट पढ़ा होगा तो उसको आसानी से समझ में आएगा, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है। तो सिली भवन किससे संबंधित है, तो चट्टानों के अपक्षयन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवसादी सेल पृथ्वी सतह की सेल क्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत्ति होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडनों से विभाजित होती है। और देखिए कि ऐसे उपखंडों का विभिन्न
बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। संघनन के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सीलीभी भवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी सेलों ने निक्षेपित परतें सीलीभीति के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश से बालूकाष्ठ में सेलें जैसे अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। देखिए कि निर्मित पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। देखिए एक में आपका किया गया है यांत्रिक रूप से निर्मित प्लस्तर सेल विमुद्रा, जैसे बालूकाष्ठ में हो जाएगा आपका पिंडसी चूना प्लस्तर सेल विमुद्रा हो जाएगा। कार्बनिक रूप से निर्मित देखिए कि गीजराइट, खड़िया चूना पत्थर और कोयला होता है। रासायनिक रूप से देखिए तो श्रिंक प्लस्तर और हेलाइट होता है। तो ये आप थोड़ा सा तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत निर्माण योजना निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कृषि विपणन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए कि ये 2015 में ही शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना था, जिसमें 6 मुख्य क्षेत्र था। इसमें दिया गया है बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण और सड़क। ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आने का कम संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए 14n/7 ये दिया गया है और इसके बाद देखिए एक समीकरण दिया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिए। और इसमें देखिए कि अल्फा पार्टिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे देखा जाए, मूल कण यहाँ पे और प्रतीक और आवेश और द्रव्यमान और खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन का देखिए प्रतीक ई होता है और आवेश देखिए कि यूनिट -1 ये ऋणात्मक होता है आवेश। और द्रव्यमान देखिएगा कि आपका केजी में देखिए कि 9.1 × 10⁻³ हो जाएगा, ये आपका केजी में। और इसके खोजकर्ता जे थॉम्सन 1887 में किए थे। प्रोटॉन देखिएगा कि इसका प्रतीक पी है और यूनिट देखिएगा कि प्लस होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। और 1.672 × 10⁻27 केजी में इसका द्रव्यमान है। और गोल्ड स्टीन के द्वारा ये खोजा गया है 1919 में, तो ये याद रखिएगा। न्यूट्रॉन देखिएगा कि इसका एन प्रतीक हो जाएगा। विद्युत ये उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान का बात किया जाए तो 1.676 × 10⁻27 आपका केजी में हो जाएगा। इसे जे चैडविन के द्वारा खोजा गया था 1932 में, तो ये आप याद रखिएगा। पोजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है, तो ये आप याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। अल्फा कण देखिए कि धनात्मक होते हैं और बीटा कण ऋणात्मक होते हैं, ये नाभिक से उत्पन्न होते हैं। और देखिए गामा कण विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा तीनों कण नाभिक से उत्पन्न होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर पंकज बिष्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए पंकज बिष्ट के अन्य उपन्यास हैं लेकिन दरवाजा, पंख वाली, उस चिड़िया का नाम और शताब्दी से रोज। तो ये आपका देखिएगा कि इनका उपन्यास है। और कहानी संग्रह देखिएगा बच्चे गवाह नहीं हो सकते, 15-25, अंधेरे से असगर वजाहत के साथ। तो ये इनका कहानी है। और 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो खंडित चर कौन सा है? तो देखिए कि एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या, ये खंडित चर है। वे चर जिनके मूल पूर्णांकों के रूप में प्रकट किए जाते हैं उन्हें खंडित या विच्छिन्न चर कहा जाता है। यह चर एक निश्चित मात्रा में होते हैं, विभिन्नात्मक नहीं होते हैं। जैसे विद्यार्थियों की संख्या, ये निरंजन धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं। अखंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं, यह चर विभिन्नात्मक होते हैं। चर पद का प्रयोग तभी किया जाता है जब ये परिवर्तनशील विशेषताएं संख्याओं में मापी जा सके। इन परिवर्तनों को उनकी संख्यात्मक रूप से नहीं मापी जा सकती है, इन्हें गुण कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारित पाया जाता है? तो देखिए इसका अगर बात किया जाए तो देखिए कि मानव जाति का जो लिंग निर्धारण होता है ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। और देखिएगा कि जो गुणसूत्र होता है तो 23 जोड़ा होता है। अगर थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे फीमेल मान लीजिए और ये मेल मान लीजिए, तो 23 जोड़ा इसमें भी होगा और 23 जोड़ा इसमें भी होगा। अब देखिए कि 22 जोड़ा जो होता है ये दैविक काम के लिए यानी दैनिक काम के लिए ये कार्य होता है, दोनों का 22वां जोड़ा 22 जोड़ा। 23वां जोड़ा होता है यही लिंग निर्धारण करता है। तो देखिए कि यानी फीमेल के पास आपका 2 जो गुणसूत्र बचेगा, दोनों XX बचेगा, और जो मेल के पास 2 गुणसूत्र बचेगा, यहाँ पे X और Y बचेगा।
अब देखिए कि इन ये मेल पे निर्भर करता है कि कैसा वो स्त्रीलिंग होगी पुल्लिंग होगी। तो यहाँ से तो एक्स ही आएगा, यहाँ से एक्स या वाई आ सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक्स आया और यहाँ से भी एक्स आया, मेल और फीमेल दोनों का एक्स गुणसूत्र मिला, तो वहाँ पे देखिए कि फीमेल होगा यानी कि बच्ची पैदा होगी। और यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई आया, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका मेल हो जाएगा और यहाँ पे बच्चा यानी कि पुलिंग पैदा होगा। तो ये डिपेंड करता है किस पे, पुरुष पे डिपेंड करता है और पुरुष के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। चलिए इसमें डिफाइन जो किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो लिंग निर्धारण का कार्य गुणसूत्र करता है। मानव जाति में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं दैविक गुणसूत्र कहलाते हैं, और 23वां जो जोड़ी होता है ये पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। श्री हरि गोविंद खुराना ने कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किया था। लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर है, तो वही चीज़ जो हम समझाएं यही सब दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देख राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कभी भी राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना। और देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। राष्ट्र संघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए अमेरिका की कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी। और राष्ट्रीय संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन योगदान सर्वाधिक था। राष्ट्र संघ की असफलता एक बड़ा कारण इसमें यूएस का शामिल नहीं होना था। वर्साई की संधि और तानाशाह का शासन करना भी राष्ट्र संघ के पतन का कारण बना। तो देखिए कि जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन ये सब राष्ट्र संघ का ये सभी देश था लोग उसमें, लेकिन अमेरिका शामिल नहीं था। चलिए अगले का क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो द क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा द फुल इन द प्ले ऑफ विच प्ले राइट प्ले द फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शेक्सपियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, नाइदर ए बोरो नॉर ए लैंडर बी सेट द फादर टू सुन। तो इसमें देखिएगा कि हाउ शुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो देखिए कि इसका राइट आंसर द फादर एडवाइस हिज सन टू बी नाइदर और बोरो नॉर ए लेंडर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मुक्त बिलाद उल लुबाब का लेखक कौन है था। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका तो देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मुक्त बख्त उल लुबान इसका लेखक था। और देखिए कि खफी खां है इसका नाम। खफी खां का मूल नाम मोहम्मद हाशिम था और यह मुगल काल के इंडो फारसी इतिहासकार थे। औरंगजेब अपने शासनकाल में इतिहास लिखने के विरोध था, फिर भी औरंगजेब के समय में अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई जो फारसी भाषा में थी। इसमें ईश्वर दास नगर का फतुहा ए आलमगिरी, खफी का मुक्तबल उल लुबास, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा, ये सब लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 0.5x बराबर 3.2y हो तो x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा। तो ये तो आपका दे दिया गया है और इसी पे रख के आपको बनाना है। x का मान जो है वहाँ पे 0.5 रखिए और y के मान पे यहाँ 3.2 रखिए। उसके बाद सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे देखिए कि सॉल्व किया गया है इस पे रख के, और इस पे रखने के बाद देखिए कि इसका 37/27 आंसर आया है। तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी किताब में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वह तोड़ती पत्थर। देखिए कि बदला राग देश की आज़ादी से संबंधित कविता है, और भिक्षुक भिखारी के जीवन का चित्रण है। संध्या सुंदरी प्राकृतिक चित्रण पर आधारित कविता है, वह तोड़ती पत्थर मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराली छायावादी कवि थे, उनकी अन्य रचनाएं हैं। देखिएगा कि अनामिका, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, परिमल, सरोज स्मृति और बादल राग। तो ये सब आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पूछा जा रहा है, देखिएगा कि पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर वेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो यहाँ पे देखिएगा कि दिया गया है क्वेश्चन, द बिलोड चैरिटर इन द शशि डिस्पेंडेस स्टोरी। तो इसका देखिएगा माई बिलोव्ड चैरिटर रिफर्स टू है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
माधव दिया गया है, आरती दिया गया है, ग्रैंड मदर दिया गया है, प्रीति दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ग्रैंड मदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। और देखिए इंसुलिन जो हार्मोन है ये इसके कमी के कारण या अनियंत्रित के कारण मधुर रोग हो जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि इंसुलिन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा बना होता है। इसमें श्रृंखला ए और श्रृंखला बी होता है। श्रृंखला ए तथा श्रृंखला बी दो डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं एवं एक अतिरिक्त डाइसल्फाइड बंध ए में ही पाया जाता है। श्रृंखला ए 21 अमीनो अम्ल तथा श्रृंखला बी 30 अमीनो अम्ल द्वारा बना होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के एक भाग लेंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होती है, जो रक्त शर्करा का नियंत्रण और नियमित करता है। अल्फा कोशिका के अग्नाशय से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेडिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इंसुलिन के अनियंत्रण के कारण मधुर रोग होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि फोटोन की तरंग मान 2.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान क्या होगा? h बराबर इतना दे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻23 kg सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड का पावर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा -1। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, यदि फोटोन की तरंग का मान इतना है तो इतना हो जाएगा। प्लॉक का क्वथनांक सिद्धांत देख लीजिए, यहाँ E बराबर एच भी होता है और E बराबर देखिएगा कि एच बटा लेमडा, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये आपका देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको अगर सूत्र ये याद रहता है तो आसानी से आप बना पाइएगा, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो आगे क्वेश्चन देखा जाए, 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल होता है। और देखिएगा कि वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण स्पिनिंग म्यूल है। कंप्यूटर ने स्पिनिंग म्यूल का निर्माण 1776 में किया था। इसे सूत कताई में तीव्रता आई। एडमर कार्टराइज ने पावर लूम का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया है। रिचर्ड राइट ने पानी के फ्रेम की शुरुआत की थी। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार देखिए डेवी के द्वारा किया गया। भाप इंजन का आविष्कार तो आप जानते ही हैं, स्टेफिस के द्वारा किया गया था, जॉर्ज स्टेफिस, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग को गलत कथन चुनना है। तो देखिएगा कि पृथ्वी को हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, तो ये सही हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, ये भी सही है। हरित गृह प्रभाव का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, ये आपका गलत है। हरित गृह गैस का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है और यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित गृह गैस में देखिए CO2, CH4, N2O, CH3 और O3 आ जाता है। देखिएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये मीथेन का सूत्र है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन का सूत्र है, तो ये आप याद रखिएगा। पृथ्वी को सर्वाधिक गर्म करने के लिए उत्तरदायी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6 होता है, तो ये आप देख लीजिए। देखिएगा 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/2 अनुपात में हो तो असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे हैं तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसे सिर्फ पलट देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आप इसे अच्छा से देख लीजिए कि इसमें कैसे ये डिफाइन किया गया है, समीकरण से बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहल द्वीप से था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए सिंहल द्वीप श्रीलंका को ही जाना जाता है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती थी और पद्मावती द्वारा पाला गया तोता का नाम ही रमन था, तो ये आप याद रखिएगा। पद्मावती का विवाह राणा रतन सिंह से हुआ था। 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह को जब अलाउद्दीन खिलजी ने पराजय किया तो पद्मावती ने जौहर प्रथा कर लिया। जौहर प्रथा क्या है? तो जिससे कि दुश्मनों से बचने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर देना और आग में कूद के अपना जान त्याग देना, तो इसे जौहर प्रथा बोला जाता था और ये राजपूत काल में ये देखने को मिलता है। पद्मावती के रचनाकार देखिए मलिक मोहम्मद जैसी हैं। पद्मावती मस्तनौरी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। देखिए कि पद्मावती
रामचरितमानस के बाद अवधी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन था ना, 40 नंबर क्वेश्चन था। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो इसमें मिलाने वाला प्रोटीन आप देखिए कि मनाओ अल्फा लैक्टोएल्बुट्रिन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 1 लीटर दूध में 2.4 लीटर यह प्रोटीन पाया जाता है। और देखिएगा लीटर नहीं ग्राम में ये होगा। यह 1997 में विकसित प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है और संसार की सबसे सर्वोच्च दूधिया नस्ल की गाय होलिस्टीन फ्रीजियन है। तो ये आप याद रखिएगा। और प्रथम क्लोन भेड़ डॉली है, इसका निर्माण 1996 में किया गया था। रूजलिन संस्था के यूनियन मिलबुट ने किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए कि अर्थव्यवस्था का विकास सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। सामंतवाद प्रणाली में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होता है और सामंतवाद में मुद्रा का प्रचलन कम होता है। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे अधिक पाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या हो गया, तो दो व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और यहाँ पे है, इसके पास आलू है, इसके पास चावल है। अगर देखिए कि कुछ ये चावल इसको दे दे और कुछ ये आलू इसको दे दे, तो दोनों आराम से सब्जी और चावल खा सकता है लोग। तो इसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय पद्धति। केंद्रीय शासन प्रणाली का अभाव होता है इसमें। और सामंतवादी व्यवस्था में छोटे छोटे राज्य होते हैं। देखिएगा कि सामंतवादी व्यवस्था में छोटे छोटे राज्य होते हैं जो आपस में संघर्षशील होते हैं। सामंतवादी प्रवृत्ति में उद्योग और व्यापार विकसित अवस्था में नहीं होता है। भारत में गुप्त काल के बाद सामंतवादी प्रवृत्ति अधिक प्रबल होने लगी थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें पूछा जाए कि थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो उत्पाद फलन तो पैमाने का प्रतिफल होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। और देखिए कि इसका अच्छी तरीके से समझाया गया, तो आप इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। ए बराबर -247 और बी बराबर 3-5 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को YZ समतल द्वारा काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2:3 आएगा। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट द ब्लड। ट्वायर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, टीयर्स एंड द स्वीट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया है दिस लाइन बिलोंग टू डैश रजिस्टर्स। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मल या एकेडमिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। मेरी वियतनाम यात्रा की रचनाकार के साहित्यकार कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये विधिया मतलब क्या है, तो ये आपका स्मरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री के द्वारा ये स्मरण था। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के समय में 1968 में बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि DNA एकल क्षरण युग के परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बकवास उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। और देखिए कि इसके 3 प्रकार होते हैं। एक देखिए कि बिंदु उत्परिवर्तन, इसमें एक क्षारक का विस्थापन होता है। और देखिए कि इसमें होता है द्विशाखा में दिखेगा कि मेंशन म्यूचुएशन, इसमें देखिए DNA बेस पेयर में परिवर्तन होता है। और तीसरा में देखिए कि एकल DNA बेस पेयर में परिवर्तन होता है। तो ये 3 देखिएगा। DNA डीऑक्सीराइबोक्सिलिक एसिड अम्ल होता है। तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। आपसे कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। यह एक वंश से दूसरे वंश के गुणों को प्रभावित करता है। यह पॉलीन्यूक्लियाइड होता है। तो ये भी याद रखिएगा। DNA के द्विकुंडलित संरचना के बारे में वाटसन और क्रिक ने बताया था। DNA में नाइट्रोजन क्षरण, एडेनिल और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, ये आपका ये है। आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसल की श्रेणी को अंतर्गत में रखा गया था। ये करंट अफेयर उस समय का, पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। थोड़ा सा देखिएगा कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। तो ये सभी तो बदल ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने में F2 पीढ़ी में लंबे एवं बड़े पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो ये ऊपर हम लोग डिटेल में देखे थे लोग, 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मेंटल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था और 7 प्रकार, इसमें 7 विचार भी दिया था। तो ये हम ऊपर देखे थे लोग, तो इसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर।
बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो ये समर्थन करता है राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि बहुलवादी विचारधारा समाज में एक संप्रभुता संपन्न सत्ताधारी राज्य के स्थान पे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और राज्य के समक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन करता है। बहुलवाद एक ऐसा समाज का संगठन है जो प्रभु सत्ता की दृष्टि से एकात्मक न होकर संगठनात्मक होना चाहिए। राज्य को केवल एक समुदाय माना जाता है। आदर्शवादियों की भांति देखिएगा कि बहुलवादी राज्यों को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है। अद्वैतवाद के विरुद्ध में बहुलवादी सिद्धांत आया। बहुलवादी एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। देखिए कि बहुलवादी विचारधारा के जनक जर्मन समाजशास्त्री गिरियक तथा ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक लस्की, बार्कर, लीड्स, हुनोक्रेब और डीबी और मिस फॉलेट आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा इसमें आहार जो ये सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित नहीं, बाकी राखीगढ़ी, कालीबंगा और सुदकोटा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। देखिएगा थोड़ा सा इसे देखा जाए, आहार संस्कृति ताम्रपाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल ये संस्कृति क्या है? तो तांबा और पत्थर का जिस समय उपयोग किया जा रहा था मानव के द्वारा, तो उसी को ताम्रपाषाण काल बोला जाता है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत विस्तार से हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, तो यहाँ छोड़ दिया जाए, आगे फिर से देखा जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे दिया गया है योर लवली इज द राइट एंड इन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। तो ये राइट आंसर डी सही है। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक सतीश चंद्र उपाध्याय की जीवनी है, तो ये आप याद रखिएगा। 53 के बाद देखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे विष्णु प्रभाकर की रचना दिया गया है। आवारा मसीहा, सीमा रेखा, डॉक्टर प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, ईशान, 10 बजे रात, ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अभी घूम रही है, क्षमादान, 2 मित्र। तो ये देखिए इनका ये रचना है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, परिवर्तनशीलता विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाता है? तो इसके गिरावट को बोला जाता है रुपए का मूल्य ह्रास। एक बार फिर से पढ़िए, परिवर्तन विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को बोला जाता है रुपए के मूल्य ह्रास। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाएगा। देखिए रुपए की कीमत पूरी तरीके से उसकी मांग और आपूर्ति पे डिपेंड करता है। रुपए का मूल्य ह्रास से आयात और निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिएगा जब किसी देश का मुद्रा कमजोर होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। इससे उस देश के अर्थव्यवस्था पे भार अधिक पड़ता है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी भी कहा जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है और ये स्वीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होते हैं। इस कारण यूएसए डॉलर के आधार पर भारतीय रुपए का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अवमूल्यन के अंतर्गत विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा के मूल्य को घटा दिया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कृषि भूगोल हो जाएगा। और बाकी मौसमी विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जैव विज्ञान ये सब भौतिक भूगोल का ही एक शाखा है। भौतिक भूगोल की शाखा में देखिएगा कि आपका कौन कौन आ जाएगा, तो भू आकृति विज्ञान आ जाएगा, जलवायु विज्ञान आ जाएगा, समुद्री विज्ञान, जैव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और मृदा विज्ञान। स्पेशल देखिए जो भूभाग पे जो संगठित हो और इसका अध्ययन किया जाए तो भौतिक भूगोल ये हो सकता है। जैव भूगोल को पादप भूगोल और जंतु भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक भूगोल देखिएगा कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो होता है, जिसमें संसाधन भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, कृषि भूगोल और परिवहन, ये सब आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। अधिवास भूगोल की शाखाएं देखिएगा कि ग्रामीण अधिवास भूगोल, नगरीय अधिवास भूगोल इसके अंतर्गत आ जाएगा। राजनीतिक भूगोल में सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे देख लीजिए और इसका अच्छा से समझा भी दिया है, तो इसे आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हम क्यों नहीं समझाते हैं, क्योंकि देखिए कि इसको
बिना कंसेप्ट के समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम पढ़ भी दें तभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। और जो आदमी न्यूमेरिकल ये सब पे अच्छा पकड़ रखा होगा तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन है। इसका क्लास हम लेके आएंगे मास्टर वीडियो तुरंत। 57 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाए निम्नलिखित में से किस पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सैन्य मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजेदारी हो जाएगा और विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई संवैधानिक विषय जिस पर उच्च न्यायालय में कोई फैसला दिया हो। दीवानी मामलों में ऐसे विषय जिसे उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ले जाने योग्य प्रमाणित कर दिया हो जिसमें कोई सारवान तत्व निहित हो। फौजदारी मामलों में ऐसा विषय स्वतः सुप्रीम कोर्ट में ले जाने योग्य है जिसमें उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो और मृत्युदंड दिया गया हो। मृत्युदंड से संबंधित मामले का अपीलीय अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय स्वविवेक के आधार पर किसी विशेष मामले पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का बाजार मार्ग वक्र होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। देखिएगा कि मांग वक्र क्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है, पूर्ति वक्र विक्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस समय विक्रेता को अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है उस समय विक्रेता पूर्ति को बढ़ा देता है, परंतु यदि विक्रेता को कम मूल्य प्राप्त हो तो वह वस्तुओं की पूर्ति कम कर देता है। बाजार का आदर्श अवस्था जहां क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा हो उसे संतुलित अवस्था के रूप में जाना जाता है। बाजार वक्र किसी भी समय बाजार में मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। बाजार मूल्य देखिए कि मांग एवं आपूर्ति के हिसाब से बदलते रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद रहेगा। तो क्या मौजूद रहेगा? तो गानापन यह रहेगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, फिनाइल कीटोनुनिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जन होने वाला अम्ल कौन सा है? तो फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है उसमें। देखिएगा कि इससे रुधिर में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाता है और इसमें शरीर में प्रतिक्रियाओं द्वारा फिनाइल एलेनिल फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। इसके कारण बच्चे में अल्पबुद्धिता हो जाती है और बच्चों की वृद्धि बाधित हो जाती है तथा मूत्र पसीना बदबूदार हो जाता है। रंजकहीन में मानव की त्वचा एवं बालों में मिलेनिन की कमी हो जाती है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर सी सही है। उपसभापति के पैनल का कोई एक सदस्य ही करता है। देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान किया गया है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति की सभापतित्व करता है। यदि सभापति भी अनुपस्थित हो तो पैनल में नामांकित नामों में से एक कोई सदस्य स्थापित होता है। देखिए कि यदि सभापति उपसभापति का पद रिक्त हो तो सभापति राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य करते हैं। भारत के राज्यसभा के सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है बल्कि उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभापति के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यसभा के सभापति निर्णायक मत दे सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, थोड़ा सा हम इसको विस्तार में समझा देते हैं। देखिए कि संसद 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक आपका लोकसभा हो जाएगा और एक आपका राज्यसभा हो जाएगा और एक देखिए कि आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। तो लोकसभा देखिए कि निम्न सदन और ये उच्च सदन है और देखिए कि इसके लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा के लिए देखिएगा कि 30 वर्ष उम्र होना चाहिए तब चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ये तो चुनाव लड़ने का ये प्रक्रिया हो गया। हम लोग को राज्यसभा के बारे में समझना है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसमें देखिएगा कि ये कभी विघटित नहीं होता है। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य इसमें से निकल जाते हैं, यानी कि कार्यकाल उनका पूरा हो जाता है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका अध्यक्ष देखिएगा कि इसका अध्यक्ष इसमें जो होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि जब सभापति इसके नहीं होते हैं तो उपसभापति इसके सभागण को संबोधित करते हैं या नियम देख रेख करते हैं। और देखिए कि जब वो भी नहीं होंगे तो एक पैनल बना के रखा जाता है। उसी पैनल में से एक व्यक्ति उसका नेतृत्व करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 22 ग्राम मोल होता है और एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 22 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम ऑक्सीजन में देखिएगा कि 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु होते हैं। अतः ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान आपका 32 बटा इतना से गुना कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो राइट आंसर देखिएगा कि इसका 62 का आपका डी सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसका मान पूछता है तो ये सभी आपका याद रखना है जितना पॉइंट है। यहाँ पे दिया गया है 63 नंबर क्वेश्चन कि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी चूजिंग द राइट आंसर विद द ट्रांसलेशन। तो इसका ट्रांसलेशन आपका देखना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डू यू बिलीव इन द रीबर्थ। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। ग्रहों की गति के केपलर के नियम अनुसार देखिएगा तो क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे देखा जाए कि केपलर ने 1609 ईस्वी में 2 नियम दिया और 1615 में तीसरा नियम दिया। प्रथम नियम के अनुसार देखें कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थिर रहता है। और दूसरा का ये बोला जाता है कि इस ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली त्रिज्यक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा का नियम बताया कि किसी ग्रह का परिभ्रमण काल वर्ग अर्ध दीर्घ अच्छी दूरी की त्रिघातीय घात का अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आप याद रखेगा। और यहाँ पे केपलर के द्वितीय नियम का यहाँ पे सूत्र दिया गया है। इस नियम से कोणीय संवेग नियम आप संरक्षित रहता है। तो ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। समग्र पूर्ति निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है तो देखिएगा थोड़ा सा। कीमत के स्तर पे ये सही है। अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पे ये भी सही है। तीसरा का में दिया है लागत के स्तर। तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि समग्र पूर्ति निर्भर करता है तो ये तीनों तो सही हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए कि एक निश्चित समय में वस्तु की जो मात्रा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराई जाती है उसे पूर्ति कहा जाता है। सामान्यतः पूर्ति बाजार मूल्य पर निर्भर करती है और पूर्ति जो होता है मूल्य का फलन होता है। पूर्ति का नियम मांग के नियम की विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन है। तो देखिएगा कि वस्तु की कीमत, प्राकृतिक तत्व, सरकार की कर नीति या सहायता नीति प्रभावित करता है। आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, उत्पादक संघ और उत्पत्ति के साधनों की कीमत और तकनीकी ज्ञान, ये सब इस पे लागू होता है। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। तो देखिएगा कि वस्तु और स्वभाव, उत्पादन लागत, समय की अवधि, बाजार की उपलब्धता और उत्पादन की तकनीक। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा। तो विदेशी मुद्रा का मांग अगर बढ़ेगा तो जो भारत का मुद्रा है उसका मूल्य ह्रास हो जाएगा, यानी उसका मूल्य कम हो जाएगा। मूल्य कम होने का मतलब क्या होता है कि देखिएगा, एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 1 केजी आम खरीदना है, ठीक है। और 1 केजी आम आपको देखिएगा कि 50 रुपये में मिल रहा है। फिर कुछ समय के बाद 1 केजी जो आम है इसके लिए आपको 70 रुपये चुकाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वस्तु का मूल्य ये बढ़ गया और पैसा का मूल्य घट गया, क्योंकि पैसा ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया कि वस्तु का मूल्य कम है और पैसा का मूल्य ज़्यादा है, क्योंकि कम खर्च करना पड़ रहा है। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा किसी भी देश के लिए। और यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल्य ह्रास हो जाता है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 66 में यहाँ पे दिया गया है, जब किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो आरक्षित भंडारण की मुद्रा में कमी आएगी। जब मुद्रा की आरक्षित भंडारण कम होगी तो उस देश की मुद्रा की मूल्य में कमी होगी। जब हम निर्यात अधिक करते हैं तो अधिक मुद्रा, विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और उस स्थिति में रुपये मजबूत होंगे। जब हम विदेशी वस्तुओं को अधिक आयात करते हैं तो अधिक विदेशी मुद्रा चुकाना पड़ता है, इससे रुपये कमज़ोर होंगे। किसी देश की मुद्रा का मूल्य उस देश के विदेशी व्यापार पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। बामर श्रेणी और लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात 27/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि आपको बना दिया गया है और इसके बारे में आप विस्तार से देख लीजिए। ये चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में आपको ठीक से हम नहीं समझा पाएंगे, यानी कि अच्छी तरीक़े से हम भी नहीं जानते हैं। तो जब पढ़ाएंगे तो उस समय आपको देखिएगा कि अच्छा तरीके से समझ के पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है अगला क्वेश्चन 68 नंबर है।
निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बेरू। देखिए बेरूबारी यूनियन वाद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखा जाए। बेरूबारी यूनियन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला 1960 में आया था। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय में पूर्व व्याख्या को स्वीकार कर दिया, कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद में ही उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। और देखिए कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है और सार है, आत्मा है, कुंजी है। मिनर्वा मिल वाद 1980 में कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा संविधान के आधारभूत ढांचा है। थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में हम और विस्तार से आपको समझाएं तो देखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, और संविधान सभा के देखिए पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। और देखिए कि इसमें पहली बार अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अब ये तो कर दिया गया, लेकिन एक सभी के पास एक क्वेश्चन था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। तो कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसके लिए एक क्या बनाते हैं, प्लान करते हैं। तो वैसे ही एक प्लान के तौर पे कि हमारा संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, तो प्रस्तावना पेश किया जाता है। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना पेश किया जाता है, और ये बताया जाता है कि हम लोग का जो संविधान बन रहा है लक्ष्य होना चाहिए कि इस प्रस्तावना के आधार पर होना चाहिए। तो इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की है ना संविधान के देखिए कि कुंजी के रूप में जाना जाता है। और देखिए कि 9 जनवरी को तो पहला बैठक हुआ, 11 जनवरी को दूसरा का 11 दिसंबर को दूसरा बैठक होता है, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और तीसरा का बैठक होता है 13 दिसंबर को। इसमें देखिए प्रस्तावना पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और उसका जो भाषा है आपका कनाडा के संविधान से प्रेरित है थोड़ा सा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। लेग प्रचुलेक यानी ओपरेन बना है, तो ओपरेन किससे बना है? तो एक प्रेरक 3 संरचनात्मक जीन से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह एक प्रेरक तंत्र के रूप में रहता है। ई कोलाई में ऊर्जा उत्पादन हेतु लैक्टोज के विघटन के लिए 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है: बी लैक्टोसिड्स, पेरमीएस और ट्रांसएस्टिटीन होता है। इन तीनों एंजाइमों का संश्लेषण एक बहुसिस्टोनिक mRNA अणु के अनुवाद से होता है। देखिए कि M-RNA 3 संरचनात्मक जीन के एक श्रृंखला के से बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है। देखिए कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NNP लागू की गई? तो इसका राइट आंसर फरवरी 2000 में ये लागू किया गया था। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू किया गया था। जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। भारत विश्व का प्रथम देश है जो परिवार नियोजन के लिए नीति लागू किया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे आप बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है, T1 T2 बटा T दिया गया है, तो ये आप जरूर इस सूत्र को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए कि न्यूटन के शीतलक नियम के अनुसार किसी वस्तु का तापमान क्षय की दर वस्तु के औसत तापमान तथा उसके अंतर का समानुपाती होता है। जल का घनत्व तो जानते ही हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका इमैनुअल कांट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिएगा कि इमैनुअल कांट ने किया था, और इनके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। कांट ने वाक्य राशि परिकल्पना 1755 में इन्होंने इसका प्रतिपादन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार छोटे छोटे कण मिलकर बड़े पिंडों तथा बड़े बड़े पिंड मिलकर विशाल पिंडों में परिवर्तित होते हैं, अतः विशाल गैसीय पिंड निहारिका की उत्पत्ति हुई। फ्रांसीसी विद्वान लप्लास ने 1796 में निहारिका परिकल्पना में देखिएगा ये दिया था, तो ये आप याद रखिएगा। निहारिका परिकल्पना अद्वैतवाद परिकल्पना है, तो देखिए चेमबरलिन और मोल्टेन
1905 में पृथ्वी उत्पत्ति में ग्रहाणु परिकल्पना दिया था। ग्रहाणु परिकल्पना द्वैतवादी परिकल्पना है। जेम्स जीन और जेफरी ने पृथ्वी की उत्पत्ति पर ज्वारीय परिकल्पना दिया था। ऑटो रिम्स की अंतरात्मक धूलित परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण कवि की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी इनकी रचना है। तो देखिए कि शिवराज भूषण, शिवा बाबोनी और छत्रसाल दशरथ, ये सब इनका रचना है। देखिए कुशन विलास की कवि भूषण की रचना नहीं है। कवि भूषण रीतिकाल के वीर रस धारा के प्रमुख कवि है, इनकी रचना ये तीनों है। तो ये याद रखिएगा। और थोड़ा सा देखिए कवि देव की अन्य रचनाएं कौन कौन है? तो भाव विलास, रस विलास प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद और भवानी विलास सुजान मणि और सुख सागर है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकृत किया गया है? तो संसदीय लोकतंत्र तो ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता यूएस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा देखा जाए कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक अंश देखिए कि 1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया है। लगभग 395 अनुच्छेदों में से 290-95 के आसपास सिर्फ इसी में से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, प्रशासनिक पद सौंपना, संसदीय समितियां, एकल नागरिकता आदि लिया गया है। और देखिए यूएस के संविधान से आपातकालीन उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा ये लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का यूएसए से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा। जर्मनी का वाइस संविधान से मौलिक अधिकारों के निलंबन आपातकाल के प्रावधान लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकाल उपबंध लिया गया है। और भारतीय संविधान में गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रशिया के संविधान से लिया गया है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रिक चट्टानों का एक उदाहरण है? तो सॉरी उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हैलाइट जो है ये कायांत्रिक चट्टान नहीं है। कायांत्रिक चट्टान का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसे चक्र चलते रहता है कि यहाँ से परिवर्तन होते रहेगा। अवसादी चट्टान से मिट्टी बनेगा, मिट्टी से फिर कायांतिक, फिर से अवसादी, ऐसे एक चक्र चलते रहता है। इसमें देखिएगा कि हैलाइट कायांतिक चट्टान का एक उदाहरण नहीं है। हैलाइट अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण देखिए कि ग्रेनाइट, केब्रो और बेसाल्ट है। अग्नेय चट्टान का रूपांतर देखिए नीस, सर्पेटाइन और सिस्ट है। और सादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर। और सादी चट्टान का रूपांतर है क्वांटेजाइट, मार्बल। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। देखिए कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच के अंतर नहीं करता है? तो ये जेलेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच के अंतर जेनेलिक नहीं करता है। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है और अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान में विशुद्ध विज्ञान माना। और देखिए कि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति, अधिकार, कानून, सत्ता द्वारा कानून को लागू करने विषय से संबंधित चिंतन किया जाता है। और देखिए गुल्ड और कोल्ब ने राजनीतिक सिद्धांत की एक व्यापक परिभाषा दी। वास्तविक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दार्शनिक तथा अनुभविक दोनों दृष्टि से राजकीय संगठन से है। और देखिए कि बर्कर ने कहा कि राजनीतिक चिंतन किसी पूरे युग का अंतर्देशी दर्शन होता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत किसी एक व्यक्ति का चिंतन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। महान सकारात्मक उदारवादी चिंतक हेराल्ड लास्की ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांतकार का काम केवल वर्णन करना नहीं है बल्कि सुझाव देना भी है, होना चाहिए, सुझाव देना भी होना चाहिए। तो ये बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर पूछा जा रहा है कि डीएनए, जब डीएनए निर्भर देखिएगा कि आरएनए पॉलीरेंज बहुलक होता है तो उसकी दिशा डैश होती है। तो उसका दिशा देखिए कि एक दिशा में 5 से 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा, जीवों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन क्लोनिंग के दौरान मुख्य रूप से 3 चरण पाए जाते हैं। एक पहला चरण है वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों की पहचान, वांछित खंडों का संवाहक में स्थानांतरण और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी में प्रतिलिपि एवं नई संतति कोशिका में स्थानांतरण। तो ये आप याद रखिएगा।
और जीन डीएनए के दीर्घ अनुक्रम में कणों के रूप में स्थिर होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुथे हुए होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम के कटे हुए स्रोत डीएनए और संवहन डीएनए को आपस में लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा होता है। इसके द्वारा फलस्वरूप देखिएगा कि रिकोबिनेट डीएनए के निर्माण होता है। जंतु कोशिका में रेट्रोवायरस सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरण कर देता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2:3 बहुमत होना चाहिए। तो देखिएगा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2:3 बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा यदि किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून एक बार में 1 वर्ष के लिए बना सकती है। ऐसा संकल्प यदि राज्यसभा पुनः पारित करे तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल देखिए 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के गठन या उत्साधन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर विशेष अधिकार नहीं है, तो ये धन विधेयक तो लोकसभा में ही पारित होता है। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का है। आपातकाल में राज्य सूची पर भी कानून बनाया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सप्तक हो जाएगा। और देखिए कि तार सप्तक के कवि इनका यहाँ पे दिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध, भात भूषण अग्रवाल, गिरिराज किशोर, और देखिए कि अज्ञेय नेमी चंद्र जैन और प्रभाकर मानसवे और रामविलास शर्मा है, तो ये आप याद रखिएगा। और आगे देखा जाए दूसरा सप्तक के कवि देखिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर और शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, ये हैं तीसरा सप्तक के कवि। कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सायन, केदारनाथ सिंह। चौथी सप्तक के देखिए कवि अवधेश कुमार हो जाएंगे, स्वदेश भारती और सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, राजकुमार कुंभज और नंदकिशोर आचार्य और श्रीराम वर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या जो होती है 997 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो उष्ण और शुष्क पवन कौन सा नहीं है? तो देखिए कि बोरा जो है ये उष्ण और शुष्क पवन नहीं है, बाकी हरमटन, सिरोक और झुंड ये सब इसमें आ जाएगा। लोग देखिए कि बोरा एक ठंडी और शुष्क पवन के अंतर्गत आती है। बोरा पवन एड्रियाटिक सागर के पूर्ववर्ती तट पर प्रभावित होती है, तो ये याद रखिएगा। हरमटन सहारा रेगिस्तान में प्रभावित होने वाली पवन है। जोंडा पवन इंडीज के मैदान में ये प्रभावित होती है। चीनुक पवन रॉकी पर्वत क्षेत्र में प्रभावित होता है। और देखिए कि पापायागो पवन मेक्सिको तट पर प्रभावित होने वाला ठंडी और शुष्क हवा है। पेपोरो पवन देखिए अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रभावित होने वाली ठंडी ध्रुवीय हवा है। और खमसिन पवन मिस्र में प्रभावित होने वाली गर्म और शुष्क पवन हवा है। चलिए अगला 82 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय कल्प का युग नहीं है? तो इसमें देखिए कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा अत्यंत नूतन, ये आपका तृतीय कल्प का युग नहीं है। देखिए कि अत्यंत नूतन चतुर्थ कल्प का युग है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर। एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है और 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 वेबर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ आप पढ़ लीजिए चुंबकीय फ्लक्स वेबर में ही मापा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस में भिन्न जो है आरोही क्रम में है? तो देखिए आरोही क्रम अगर ज्ञात करना है ना तो क्या कीजिए कि इसमें और इसमें क्रॉस मैट्रिकुलेशन करा दीजिए, आपका एक ही बार में निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रंगून भेजा गया। और बहादुर शाह द्वितीय देखिए कि 1837 से लेकर 1858 तक भारत में अंतिम मुगल शासक था, तो ये आप याद रखिएगा। सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेता माना लिया था। अंग्रेजी सैनिक अधिकारी हडसन ने इन्हें हुमायूं के मकबरा में बंदी बना लिया और बहादुर शाह को रंगून
वर्तमान में म्यांमार को बोला जाता है, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे बदनसीब मुगल शासक थे जिन्हें 2 गज जमीन भी हाथ में नसीब नहीं हुआ। बहादुर शाह जफर नाम से शायरी लिखते थे, तो ये आप याद रखिएगा, इनका शायरी का नाम है जफर। मिर्जा गालिब ने 1857 के सैनिक विद्रोह का आंखों देखा हाल लिखा है था। पोर्ट ब्लेयर जेल में बीडी सावरकर को रखा गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए कि माध्य यहाँ पे एक्स बार दिया गया है, माध्यमिक का एम और बहुलक जेड के बीच की संबंध बताइए। तो ये तो आपका आसान है, तो ये आप राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, जिसमें देखिए कि इसमें कौन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बार के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, तो ये आपका देखिए कि ये सीमा नहीं है, बाकी ये तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे एक बार पढ़ लीजिए। बोर का नियम, बोर का नियम हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन कि जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होती है, तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका ऊंचाई देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से। ट्रिक भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71 कार्बन और 9.67 हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूल अनुपात सूत्र होगा, तो इसका सूत्र देखिएगा CH3O हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही है, महानदी हो जाएगा। ये उड़ीसा में है, तो देखिए कि हीराकुंड बांध संबलपुर उड़ीसा में अवस्थित है। हीराकुंड बांध की लंबाई 4800 मीटर है और ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। देखिए दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी बांध है। DBC की स्थापना 1948 में किया गया था। भारत का सबसे पुराना नहर में से एक सोन नहर है। सोन नहर का निर्माण 1874 में किया गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। इसमें पूछा जाए, यदि P सत्य है तथा Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और जो ये दिया गया है ये असत्य का ये सिंबल है, तो P या Q असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में से डैश को बढ़ावा देती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्थिरता को बढ़ावा देती है। भू पृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देती है। पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण को जो अंश प्राप्त होता है वही सूर्य ताप होता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण विषुवत रेखा के पास अधिकतम 90 डिग्री तक और ध्रुव की ओर कम होता है। पृथ्वी या इसके किसी भाग पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों से नियंत्रित या प्रभावित हुआ करता है। देखिएगा, अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय रूप से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवन और महासागर जलधाराएं, भूमि की ढाल और प्राकृतिक। ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की दर को तापमान की उग्र प्रवणता कहते हैं। इसे लैप्स रेट या ताप ह्रास दर भी कहा जाता है। बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान का घटना एक साधारण नियम है। यह नियम क्षोभ मंडल में भी सर्वत्र एक सा लागू नहीं होता है, क्योंकि धरातल की बनावट, धरातल की स्थिति, सूर्यताप की प्राप्ति, वनस्पति, प्रचलित पवन इत्यादि में सर्वत्र एक रूपता नहीं पाई जाती है। कभी कभी तो दशा उल्टी हो जाती है, अर्थात तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है, तो इसे ताप का व्युत्क्रम कहते हैं। देखिए कि ताप के परिवर्तन द्वारा वायु का ठंडा और गर्म होना स्थानीय परिवर्तन की उत्पत्ति में सहायता करता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो कौन सा नाटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेणु नरसंहार हो जाएगा, वेणु संहार हो जाएगा, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बालकृष्ण भट्ट की अन्य रचनाएं जो हैं, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, बाल विवाह, बातचीत, साहित्य सुमन, 100 अनाज एक सुजान, दमयंती स्वयंवर, चंद्रसेन, माता का स्नेह, ये सब आपका ये हो जाएगा। अगला 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, जीव जो तापमान के
व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं? तो बोला जाता है पृथु तापी। तो जो जीव तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं पृथु तापी कहलाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। जीव का तापमान पर निर्भरता और तापमान देखिएगा। तो अनुतापमापी तापमान की न्यून परास पर, और हेकी स्टोक तापी ये ध्रुवीय पादप जो ठंडा सहन कर सकते हैं। मध्य तापमापी ये गर्म पर निर्भर पादप वर्ग है। नियत तापमापी शरीर का ताप नियत रहता है। अनियत तापमापी तो शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। स्तनधारी को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। एक प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथिथीरिया। तो ये सिर्फ याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा कि यूथिथीरिया में देखिएगा कि मनुष्य और बिल्ली आ जाएगा लोग, और इसमें अपरक्त बच्चे को जन्म देते हैं लोग तो कंगारू हो जाएगा। अंडे देने वाले एकिडनिडा, एक बिलिया, और इसमें आ जाएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। यंग द्विलिस्टिक प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दुगनी करने पर फ्रिंज ऊंचाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रीस यानी यूनान के सभ्यता से। तो ये याद रखिएगा, यह डेक्रो द्वारा बनाया गया एक लिखित कानून कोड था, और यह एथनिल अभिजात वर्ग तथा अन्यायपूर्ण व्याख्या और मौखिक कानून के संशोधन के जवाब था। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि ये एग्जाम से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इसका हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर मासा अंतर्द्वीप को किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा। देखिए कि बार्थोलोम्यू डियाज 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड की खोज की थी। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होकर ही भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचा था। 17 मई 1898 को वास्को डी गामा कालीकट तट पर आया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। तो ये याद रखेगा। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वेरा कैब्रेस था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे लोग, वास्को डी गामा भारत की 3 बार यात्रा किया। 1498 में पहली बार आया, कालीकट उतरा। तो ये आप याद रखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज की। 98 नंबर क्वेश्चन है, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है में कमरे के तापमान जल के अणुओं की संख्या है। तो इसमें देखिएगा ये 3.01 × 10⁻20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिएगा, इन द सेंटेंस सी वोट ए लेटर इज क्या हो जाएगा? तो द ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द लिटिल ऑफ द प्ले द बोरोइंग वर्जन। तो देखिए बाई ट्रेनेस रेटनिंग रिफर। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार देखिए कि सभी क्वेश्चन हम लोग देख लिए लोग। मैथ का क्वेश्चन सोल्यूशन हम नहीं कराएं क्योंकि इसमें करा दिया गया है, और नहीं कराने के पीछे है कि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ऐसे ही 1.5 घंटे का वीडियो ये हो जा रहा है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है। सभी कोई कहता है लेकिन शॉर्ट में ही पढ़ाइए, तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।